जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जहां से आपके कम से कम एटलीस्ट 12 से 13 क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। ठीक है, और वो टॉपिक्स होंगे दोस्तों आपके फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है, इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे आपके सिलेबस में दिया होगा ना, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज, हमारे ऑर्गन्स के अंदर एक्सरसाइज के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, है ना, और शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके, ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। ठीक है, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करके और एक शेयर जरूर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सब तक पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, यानी कि शक्ति का निर्धारण करने वाले शारीरिक कारक। यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके ज़्यादातर आपका मैच द फॉलोइंग में आ गया या कूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो अब देखेंगे हम वो कौन से फैक्टर्स हैं दोस्तों जो हमारी फिजियोलॉजिकल फैक्टर यानी शक्ति का निर्धारण करते हैं। उसमें हमारा साइज ऑफ मसल्स यानी साइज ऑफ मसल्स हो गया, जेंडर हो गया यानी कि लिंग, ठीक है, फिर बॉडी वेट हो गया शरीर का वजन, मसल कॉम्पोजिशन हो गया मांसपेशियों की संरचना। ओके, आगे बढ़कर देखें तो इसी में आपके आ जाता है क्या, ये आ जाती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स यानी कि तंत्रिका आवेग की तीव्रता। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दोस्तों। साइज ऑफ मसल्स हो गया, जेंडर हो गया, बॉडी वेट हो गया हमारा, मसल कॉम्पोजिशन हो गया, इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स यानी कि तंत्रिका आवेग की जो तीव्रता होती है, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं दोस्तों, ये हमारे शक्ति का निर्धारण करने वाले शारीरिक कारक हैं, उसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स उस डिटरमाइन स्पीड, यानी कि गति का निर्धारण करने वाले इंपॉर्टेंट कौन से कारक हैं दोस्तों, वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारी गति का निर्धारण करते हैं, है ना। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र की गतिशीलता, मसल कंपोजिशन मांसपेशियों की संरचना, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी कि विस्फोटक शक्ति, फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दोस्तों। 5वां बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर यानी कि जैव रासायनिक भंडार और चयापचय शक्ति। ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किस चीज़ को प्रभावित करते हैं दोस्तों, हमारी स्पीड को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर पेपर में आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं, और ये मैक्सिमम बार पूछा गया। आपके केवी में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, एनवीएस में भी आता है, और केवी का ही पूरा का पूरा सिलेबस आपका ईएमआरएस का, तो 100% यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनकी नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा फैक्टर्स फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। ठीक है, सहन शक्ति का निर्धारण करने वाले कौन से शारीरिक कारक हैं। बात करें इसमें तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 फैक्टर्स हैं दोस्तों जो हमारी सहन शक्ति यानी कि एंड्योरेंस को क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ठीक है, निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। आपकी एरोबिक कैपेसिटी, ठीक है, ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन का सेवन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, उसका परिवहन ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन अपटेक, ऑक्सीजन का जो ग्रहण करते हैं वो, एनर्जी रिजर्व्स ऊर्जा भंडार, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस यानी लैक्टिक एसिड सहनशीलता, टॉलरेंस का मतलब एंड्योरेंस से रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, मूवमेंट इकोनॉमी, आंदोलन अर्थव्यवस्था, जो भी हमारी बॉडी में हलचल हो रही, मूवमेंट हो रही जॉइंट्स के अंदर, उससे रिलेटेड है ये। मसल कंपोजिशन यानी कि हमारी मांसपेशियों की संरचना कैसे हुई, किन किन चीज़ों से बनी मिलकर के वो, ये सारे जो 8 के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे आपके क्या निर्धारित करते हैं दोस्तों, शक्ति का निर्धारण करने, सहन शक्ति का निर्धारण करने वाले शारीरिक कारक हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा निम्नलिखित में से सहन शक्ति का निर्धारण करने वाले कौन से शारीरिक कारक नहीं है, कौन सा एक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 4-5 ऑप्शन दे देगा आपके सामने, उसमें से सारे सही होंगे, एक गलत होगा, लेकिन ये सारे आपको याद होने चाहिए दोस्तों, तभी आप उसमें से एक भिन्न को छांट पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, क्वेश्चन नहीं पॉइंट है हमारा, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स उस डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि हमारे लचीलेपन का निर्धारण करने वाले अब कौन से कारक हैं, वह कौन से फैक्टर्स हैं दोस्तों जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। आपकी हमारी मसल स्ट्रेंथ यानी कि मांसपेशियों की ताकत, मस्कुलर बल्क और साइज यानी कि मांसपेशियों का थोक और आकार, जॉइंट स्ट्रक्चर, हमारे जोड़ों का क्या स्ट्रक्चर है, कनेक्टिव टिश्यूज, संयोजी ऊतक, एज एंड जेंडर, उम्र और लिंग, एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ मसल्स यानी मांसपेशियों का जो विस्तार होता है, प्रसार होता है, उससे रिलेटेड, इंटरनल एनवायरनमेंट आंतरिक वातावरण, हमारी बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट चल रहा है उससे रिलेटेड, प्रीवियस इंजरीज, पिछली और पुरानी चोटें जो हुई हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, हमारे लचीलेपन को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके सामने बनने को आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, पॉइंट क्या कह रहा है, हृदय प्रणाली पर व्यायाम का प्रभाव। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इन अवर ऑर्गन्स, जो हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं, सिस्टम हैं, उनके ऊपर हमारी एक्सरसाइज का क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों 100% आता ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, हृदय प्रणाली, यानी कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है। देखो, द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है ना,
उसमें क्या होता है, हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त, ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या शामिल है या क्या शामिल नहीं है। तो ये तीन चीज़ें हमारी शामिल होती है, हमारा एक तो हमारा हार्ट, दूसरा हमारी वाहिकाएं और तीसरा हमारा ब्लड। ठीक है, हार्ट हो गई, वेसल्स हो गई और रक्त हो गया, हमारा ब्लड हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यह फेफड़ों से रक्त के प्रवाह को विभिन्न ऊतकों तक निर्देशित करता है। क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है ये हमारे लंग्स से ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, जो प्रवाह होता है, उसको डिफरेंट टिश्यूज़ तक निर्देशित करता है भेजने के लिए। ठीक है, उसको डायरेक्शन देता है, जहाँ पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और यह ऑक्सीजन आपूर्ति पुनः प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन रहित रक्त को वापस फेफड़ों में पुनर्निर्देशित करता है दोस्तों। ठीक है, फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, व्यायाम के दौरान बढ़ी हुई मांगों। ठीक है, क्या कह रहा है, व्यायाम के दौरान बढ़ी हुई मांगों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी क्या डिमांड बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा डिमांड हमारी ऑक्सीजन की बढ़ती है ना। तो व्यायाम के दौरान बढ़ी हुई मांगों को पूरा करने के लिए, यहाँ बड़ी मांगों में क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा O2। ठीक है, के लिए अधिक रक्त पंप करने के लिए हृदय अधिक मेहनत करता है दोस्तों। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। सपोज दैट हम पैर से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा जो ब्लड का फ्लो होगा वो ज़्यादातर लोअर पार्ट में जाने लग जाएगा, पैरों के पास ज़्यादा जाएगा, उन बोन्स के पास, उन टिश्यूज़ के पास ज़्यादा पहुँचेगा। ठीक है, तो वहाँ पर ब्लड की सप्लाई बढ़ाने के लिए ही क्या होता है, हार्ट को हमारे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा पंप करना पड़ता है। ठीक है, हम 2 स्तरों पर हृदय प्रणाली व्यायाम को प्रभाव का अध्ययन करते हैं। जो हमारा हार्ट सिस्टम है इसमें 2 टाइप से आपके इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो एक्सरसाइज के हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है 2 प्रकार से मेनली पड़ता है, एक पड़ता है तत्काल, ठीक है, और दूसरा पड़ता है दीर्घकालिक, यानी कि इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इन अवर हार्ट। ठीक है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इन अवर हार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले तत्काल प्रभाव जो पड़ता हो। इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से हमारे हार्ट के ऊपर। सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो हार्ट रेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ेगा दोस्तों, इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, हृदय गति में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, वो बढ़ेगी। इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो हमारा बढ़ेगा दोस्तों। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, अब देखो दोस्तों, स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर हम बात करें, एक बीट में पर स्ट्रोक जो हमारा हार्ट लपडप करता है ना, वो पर स्ट्रोक 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हृदय हमारा, 72 बार धड़कता है ना दोस्तों। तो एक धड़कन जो होती है, एक स्ट्रोक में कितना ब्लड फेंकता है हमारा हार्ट, हमारी बॉडी में कितना ब्लड पंप करता है, 70 ml पंप करता है ना, वही हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, स्ट्रोक वॉल्यूम से क्वेश्चन 100% आता है। मेरा ये पीपीटी बनाने का मतलब यही था। अभी आप बोलोगे कि आपको एमसीक्यूज़ चाहिए, एमसीक्यूज़ पे क्यों नहीं ला रहे हो, इस पर एमसीक्यूज़ भी है दोस्तों, लेकिन ये क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से 100% 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, एक धड़कन में कितना ब्लड पंप करता है हार्ट हमारा, 70 ml पंप करता है ना, तो वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब 70 ml से ज़्यादा ब्लड पंप करने लग जाएगा हार्ट हमारा जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल नहीं रह जाता है। फिर एक नॉर्मल इंसान का हार्ट जो होता है वो एक स्ट्रोक में 70 ml पंप करता है, तभी वो एक कार्डियक आउटपुट में 5 लीटर हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, इंक्रीज होगा। और ये क्वेश्चन आता है आपके सामने कि जब एक्सरसाइज करता है इंसान या एक खिलाड़ी तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है कि ज़्यादा होता है कि दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे देखें तो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है दोस्तों, कार्डियक आउटपुट होता है प्रति मिनट आपके हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया। अब एक बीट में अगर 70 ml कर रहा है तो जाहिर सी बात है 1 मिनट में आपका 5 लीटर के आसपास ब्लड पंप करता है बॉडी हमारी, ब्लड हार्ट हमारा। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब जाहिर सी बात है पर स्ट्रोक भी अगर बढ़ रहा है तो पर मिनट भी तो उसकी वृद्धि ही होगी ना, तो यहाँ पर भी आपका जो कार्डियक आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज ब्लड फ्लो। अब जाहिर सी बात है आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका जिस पार्ट में आप एक्सरसाइज कर रहे होगे वहाँ पर रक्त प्रवाह में क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और आपका ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, रक्तचाप में भी क्या होगा, आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, उसमें बढ़त देखने को मिलेगी। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके दोस्तों। ठीक है, बता दे रहा हूँ मैं। स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक वॉल्यूम से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ब्लड प्रेशर की बात करें यहाँ से आएगा। हार्ट रेट से भी क्वेश्चन आएगा, कितनी हार्ट रेट होती है हमारी, कितनी होती है हार्ट बीट पर मिनट, 72। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा दोस्तों, ये तो वो तो हो गया शॉर्ट टर्म। अभी जो पीछे हमने डिस्कस किया वो तत्काल प्रभाव पड़ते हैं। आपका हार्ट रेट बढ़ गया, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, आपका जो भी हार्ट बीट थी वो बढ़ गई है ना, ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। ये तत्काल प्रभाव होगा। कोई भी खिलाड़ी या कोई भी व्यक्ति जो एक्सरसाइज करता है इमीडिएट ये इफेक्ट उसके सामने दिखाई देंगे। अब कुछ ऐसे इफेक्ट हैं दोस्तों जो लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, व्यायाम के दीर्घकालिक प्रभाव भी होता है, मतलब कि आप लगातार जब आप एक्सरसाइज करते रहते हैं, एक अच्छा खिलाड़ी लगातार अभ्यास जब करता रहता है तो उसकी लंबे समय तक उसका प्रभाव रहता है। क्या रहता है, इंक्रीज द साइज ऑफ हार्ट। एक अच्छे खिलाड़ी का और अच्छी तरीके से व्यायाम करने वाले व्यक्ति का जो हार्ट का साइज होगा वो बड़ा होगा दोस्तों।
ठीक है, क्या होगा, वो बढ़ जाता है, साइज क्या होगा, बढ़ जाता है। हृदय के आकार में क्या हो जाती है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है। डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट, जो आपका हार्ट रेट होता है वो रेस्ट पीरियड में डिक्रीज हो जाता है, आराम दिल की दर में कमी आ जाती है। जब आप रेस्ट के टाइम पे होते हो तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल से थोड़ी कम होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एट रेस्ट, आप जब रेस्ट में होते हो तब भी आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा हुआ रहता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ रहेगा। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में रक्तचाप में कमी आ जाती है दोस्तों, ठीक है, रक्त प्रवाह में वृद्धि हो जाती है। फिर आराम करने पर स्ट्रोक की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, जो आयतन होता है हमारा रक्त का, उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। क्विक रिकवरी रेट, त्वरित पुनर्प्राप्ति दर, जब आप एक बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी चोटों की, इंजरीज की, और आपने जो शक्ति खोई है, जो आपकी ऑक्सीजन की कमी हुई, इन सारी चीज़ों की क्विक रिकवरी, आपका रिकवरी रेट बढ़ जाता है वहाँ पर, ठीक है। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, आपके हृदय से संबंधित होने वाली जितनी भी बीमारी होती हैं, रोग होते हैं, उनके बढ़ने का खतरा पूरी तरीके से कम हो जाता है दोस्तों, ठीक है, घट जाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके सामने क्वेश्चन बनेंगे। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली पर व्यायाम का क्या प्रभाव होता है दोस्तों, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो विल पावर होती है वो स्ट्रांग होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास हो जाता है। इंक्रीज टाइडल एयर कैपेसिटी, ज्वारी वायु क्षमता में वृद्धि हो जाती है। डिक्रीज इन रेट रेस्पिरेशन, श्वसन दर में कमी आ जाती है, ठीक है। स्ट्रेंथनेस रेस्पिरेटरी मसल, श्वसन की मांसपेशियां हमारी स्ट्रांग हो जाती हैं। अब श्वसन की मांसपेशियां कौन सी होती है दोस्तों, कमेंट करके बताएंगे मेरे को आंसर, बताओ फटाफट। हमारे लंग्स होते हैं, डायफ्राम होते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके आंसर। चलिए, एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का कुशल आदान प्रदान होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और भी जितनी नाइट्रोजन वगैरह का आदान प्रदान होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे, बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से होने लगता है। अनयूज्ड एल्वेओलाइज बिकम्स एक्टिव, अप्रयुक्त कूपिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। हमारे लंग्स के अंदर बहुत सी ऐसी एल्वेओलाइज होती हैं दोस्तों, जो ऑक्सीजन को खींचती हैं लंग्स के अंदर के लिए, बहुत सी अनएक्टिव होती हैं, ठीक है, जो काम नहीं करती हैं, बंद रहती हैं, वो भी एक्सरसाइज करने से क्या होती है, खुल जाती हैं, तो और ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है, ठीक है। इंक्रीज एंडोरेंस, आपकी सहन शक्ति वृद्धि हो जाती है, ठीक है। आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी होती है, उसको सहने की क्षमता होती है, एक्सरसाइज करने की सारी चीज़ें क्या होती है, बढ़ जाती है। इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम, अवशिष्ट मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इंक्रीज इन साइज ऑफ लंग्स एंड चेस्ट, आपके फेफड़ों के आकार और सीने के आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, क्या है, मांसपेशी तंत्र पर व्यायाम का प्रभाव क्या होता है। अब बोल रहा है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स, जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मसल्स के साइज और शेप, यानी कि उसके आकार और आकृति में परिवर्तन होगा ही होगा, ठीक है। इंक्रीज नंबर ऑफ कैपिलरीज, जितनी भी कोशिकाओं की संख्या है वो बढ़ने लग जाती हैं दोस्तों, ठीक है। इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतकों की ताकत में सुधार हो जाता है। जो संयोजी ऊतक, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं हमारे, उनकी जो पावर होती है, जो ताकत होती है पकड़ने की, जोड़ने की एक दूसरों की, वो क्या होती है, और स्ट्रांग हो जाती है मसल्स की, ठीक है। इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ मसल्स, मांसपेशियों की कार्य क्षमता में भी सुधार होगा। डिलेस फटीग, थकान दूर करता है। एक्टिवेशन ऑफ नॉन फंक्शनिंग फाइबर, जो गैर कार्यशील तंतुओं का सक्रियकरण, जो हमारे स्लो ट्विच मसल फाइबर, और देखो दो प्रकार के मसल फाइबर होते हैं, एक स्लो ट्विच होता है, एक फास्ट ट्विच होता है, ठीक है। एक जिनको हम रेड मसल फाइबर बोलते हैं या वाइट मसल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। रेड मसल फाइबर किन में ज़्यादा होते हैं, रेड मसल फाइबर ज़्यादातर जो काम करते हैं आपके, वो शॉर्ट टर्म रेसेस में यूज़ होते हैं, है ना, एनारोबिक एक्टिविटीज़ में, और जहाँ एरोबिक एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर आपके वाइट मसल फाइबर यूज़ होते हैं, यानी कि फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स यूज़ होते हैं, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मेंटेन करेक्ट बॉडी पोस्चर, आपकी शारीरिक मुद्रा सही रखता है। जब आप लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो फिजिक होती है, ठीक है, मांसपेशियों के आकार बढ़िया होगा तो जाहिर सी बात है आपका बॉडी पोस्चर भी अच्छा हो जाता है। रिड्यूस रिएक्शन टाइम, आपका जो प्रतिक्रिया समय होता है वो क्या कर देता है, कम कर देता है दोस्तों, ठीक है। प्रतिक्रिया समय कम होने से क्या होता है, आपका माइंड बहुत शार्प हो जाता है, क्विकली किसी भी चीज़ को आप कैप्चर करने लग जाते हैं, ठीक है। रिएक्शन टाइम कम होने से ज़्यादा फायदा होता है कि रिएक्शन टाइम ज़्यादा होने से अधिक फायदा होता है, कमेंट करके आंसर बताएंगे मेरे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मीनिंग ऑफ एजिंग, है ना। उम्र बढ़ने का मतलब क्या होता है दोस्तों, बुढ़ापा शरीर की कार्यात्मक क्षमता धीरे धीरे कमी और उसकी शारीरिक संरचनाओं के पतन की एक बहुआयामी प्राकृतिक घटना है, या अंगों और ऊतकों की गिरावट से चिन्हित होता है, जो एक निश्चित उम्र के बाद सभी मनुष्यों की डिग्री को प्रभावित करता है, ठीक है। यह समय के साथ साथ अपरिवर्तनीय भौतिक परिवर्तन है और इसमें पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ के ही आप समझ गए होंगे, बुढ़ापे से रिलेटेड है। अब बात करते हैं इससे आने वाले पॉइंट्स की या क्वेश्चन की। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, उम्र बढ़ने के कारण क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होता है, यहाँ से भी आपको मिलेंगे क्वेश्चन, और ठीक है, इनके क्वेश्चन आपको 1 पॉइंट में तो मिलने ही वाले नहीं है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी मसल के साइज और स्ट्रेंथ में परिवर्तन आ जाता है, जो मांसपेशियों का आकार और ताकत होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। क्या होती है, मांसपेशियाँ आपकी कमज़ोर और ढीली हो जाती है उम्र बढ़ने के साथ साथ। चेंज इन बॉडी डेंसिटी, अस्थि घनत्व में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो चेंजेस आपके मसल्स के साइज और आकार में परिवर्तन हो जाएगा, बॉडी डेंसिटी में, घनत्व में परिवर्तन आ जाएगा। चेंजेस इन रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, नर्वस, यूरिनरी एंड गैस्ट्रो
गैस्ट्रोटेस्टिनल सिस्टम यानी कि श्वसन, हृदय, तंत्रिका, मूत्र और जठराव प्रणालियों में परिवर्तन आ जाएगा। ये मेनली हमारे जो फंक्शंस होते हैं, आपका हार्ट से रिलेटेड हो गया, आपके ब्रेन से हो गया, है ना, आपका किडनी से हो गया, ओके, इन सब में परिवर्तन आ जाता है। हार्मोन्स उस हिसाब से काम नहीं करने पाते हैं, ठीक है, उम्र बढ़ने के कारण। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में बदलाव आ जाएगा, आपकी जो लचीलापन होगा उसमें चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस इन सेंसेस मीन्स आपकी सुनने की, देखने की, स्वाद की, गंध की, जो भी आपकी सेंस होगी, इनमें परिवर्तन आ जाता है, इन इंद्रियों में, ठीक है। ये आपके बुढ़ापे के साथ साथ इन चीज़ों में आपके परिवर्तन दिखने लगते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अब अगले पॉइंट की तरफ अगर हम चलें, यस, तो अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, क्या कह रहा है, वृद्ध जनसंख्या में शारीरिक गतिविधि की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन एज्ड पॉपुलेशन। जो ज़्यादा बूढ़े होते हैं, जो एज वाले लोग ज़्यादा संख्या में हैं, उनकी संख्या में उनकी गतिविधि में क्या भूमिका रहती है, शारीरिक गतिविधि की भूमिका पूछा। रिड्यूस द लॉस ऑफ मसल मास, मांसपेशियों के नुकसान को कम करता है, ठीक है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग बोन डेंसिटी, ठीक है। अगर एक ऐसी पॉपुलेशन दोस्तों जो एक्सरसाइज कर रही है, जो एज होने के बाद भी उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी, फिर भी वो एक्सरसाइज से कनेक्टेड है ना, शारीरिक गतिविधि से कनेक्टेड है, तो क्या क्या चीज़ें होंगी, आपका उनका मसल मांस में नुकसान कम होगा, ठीक है। दूसरा, मेंटेनिंग बोन डेंसिटी, जो शरीर अस्थि की, जो हड्डियों की डेंसिटी होती है, उनकी जो मोटाई होती है ना, वो बरकरार रहती है, वो नहीं कम होने पाती, ठीक है। स्लो डाउन ब्रेन एजिंग धीमा कर देता है, ठीक है। रिड्यूस रिस्क ऑफ एज रिलेटेड डिसीजेस, उम्र से संबंधित जितनी भी बीमारियों का खतरा होता है वो कम हो जाता है। इंप्रूव मस्कुलर स्ट्रेंथ, मांसपेशियों की ताकत में सुधार होता है। एंडोरेंस द कैपेसिटी ऑफ लंग्स, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। इंप्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन में सुधार करता है। और रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन, तनाव में कमी होती है, ठीक है। अब आते हैं एक बहुत ही ज़्यादा, वैसे एजिंग वाले से बहुत कम पूछने की संभावना होती है, बट फिर भी मैंने इस पॉइंट को डाल दिया था, हो सकता है यहाँ बट यहाँ से जो आप पॉइंट आ रहा है ना, यहाँ से 110% क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। स्पोर्ट्स इंजरीज, यानी कि खेलों में लगने वाली चोटें। अब स्पोर्ट्स इंजरीज़ क्या होता है, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है, कि स्पोर्ट चोट लगना हर खेल में आम बात है। अगर हम कड़ी सावधानियां बरतें तो इन्हें हमेशा टाला नहीं जा सकता। एथलीट केवल अपने प्रशिक्षकों और चिकित्सकों, विशेषज्ञों की मदद से इन चोटों घटनाओं को कम कर सकता है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा ये पॉइंट, ठीक है, क्या कह रहा है, खेल चोटों को किस प्रकार वर्गित किया, जो उसका डिवाइडेशन होता है ना, टाइप्स बांटा जाता है, जो वर्गीकृत किया जाता है, तो उसको कैसे बांटा जाता है। एक तो नरम ऊतकों की चोटें होती हैं, दूसरा हड्डी की चोटें या संयुक्त ऊतक की चोटें होती हैं, ठीक है। अब इसमें एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं, ओके, और दूसरी आपकी संयुक्त चोटें होंगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज पे। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज कौन सी होती है, नरम ऊतक की चोटें कहलाती हैं, जिसमें हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। होता क्या है कॉन्ट्यूजन दोस्तों, कॉन्ट्यूजन क्या होता है, कॉन्ट्यूजन इज अ मसल इंजरी। कॉन्ट्यूशन क्या है, एक प्रकार की मांसपेशी चोट है जो त्वचा पर आघात के कारण होती है, जब हमारी स्किन पर आघात होता है, ठीक है, उसी को ही हम कॉन्ट्यूजन बोलते हैं। जैसे कि चोट लगने से रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं अगर वो फट जाएं स्किन पे चोट लगने के कारण, तो वह क्या कहलाएगा, कॉन्ट्यूजन कहलाएगा। और क्या होता है इसमें कॉन्ट्यूजन में, प्रभावित क्षेत्र, जिस जगह पर आपको चोट लगी है वह क्षेत्र लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और फिर लाल होने के बाद फिर वो नीला पड़ जाएगा, ब्लू पड़ जाएगा, और फिर आखिरी में वो बैगनी हो जाता है, पर्पल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, कॉन्ट्यूजन में स्टार्टिंग में रेड होगा, फिर ब्लू होगा, लास्ट में वो बैगनी कलर में हो जाती है जो चोट होती है। और ये आपकी स्किन पर डायरेक्ट चोट होती है, त्वचा पर आघात के कारण होती है, जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, फट जाती हैं, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें, प्रभावित क्षेत्र होता है सूज और कठोर हो जाता है। जो भी आपका इन्फेक्टेड एरिया होगा, जहां पर आपको इंजरी हुई है कॉन्ट्यूजन में, वहां पर स्वेलिंग आ जाएगी। प्राथमिक उपचार की बात करें तो कम से कम ठंडा संपीड़न का मतलब होता है पुनर्वास के दौरान सूजन, और कंप्रेशन फॉर लेटेस्ट कोल्ड थेरेपी दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है, कोल्ड कंप्रेशन कम से कम इसमें देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या कह रहे हैं, पुनर्वास के दौरान, यानी जो रिहेबिलिटेशन टाइम होगा उस समय सूजन, लचीलेपन के व्यायाम में प्रतिदिन 40 मिनट 5 से 6 बार सूजन रोधी दबाव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आता है स्ट्रेन आता है दोस्तों। क्या आता है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, खिंचाव। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, खिंचाव होता है। देखो इसमें एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप, जब स्प्रेन और स्ट्रेन से सवाल आता है, पूछ लिया कि ये स्प्रेन की चोट है कि स्ट्रेन की चोट है, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है, स्ट्रेन की चोट है कि स्प्रेन की चोट है, आपसे पूछ लिया जाता है। अब यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा जाता है कि लिगामेंट जो होता है वो स्ट्रेन की चोट होती है या टेंडन जो होता है वो स्ट्रेन की चोट होती है। यहाँ पर देखो स्पेलिंग में ही आप चेक करो, STRAIN, यहाँ टी से टेंडन याद रखना दोस्तों, टी फॉर टेंडन, ठीक है। और टेंडन किसकी चोट होती है दोस्तों, टेंडन हमारी मसल्स की चोट होती है।
और बाकी स्प्रेन बच गया वो आपकी लिगामेंट की चोट होती है। ठीक है, लिगामेंट काम क्या करता है, बोन टू बोन जोड़ने का काम करता है, टेंडन आपकी मसल से हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेन होता क्या है, यह मांसपेशियों या कंडरा के अधिक उपयोग या जबरन खिंचाव के कारण होता है। इससे कामकाज में हानि, तीव्र दर्द और सूजन हो जाती है, यानी कि इट इज कॉज्ड बाय एक्सरसाइज यूज और फोर्स स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स और टेंडन। इट लीड्स लॉस ऑफ फंक्शन, एक्यूट पेन एंड स्वेलिंग, बहुत ही तीव्र दर्द होता है। एक्यूट पेन का मतलब होता है तेज दर्द। ठीक है, तनाव अलग अलग डिग्री का हो सकता है यहाँ पर, पहली डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री। ठीक है, स्ट्रेन की 3 डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 लेवल्स होते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। अब इसके फर्स्ट एड की बात करें अगर हम स्ट्रेन के, तो इसमें क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बर्फ़। ठीक है, बर्फ़ लगाएं, तेज़ दर्द होने पर निवारक दवा दें, 5 दिन बाद गर्म पानी दें, 4 से 5 दिन बाद हल्की मालिश करें, गंभीर तनाव होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये इसका फर्स्ट एड का इलाज होता है। अब बात कर लेते हैं स्प्रेन की, यानी कि मोच की, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेन हमारी किसकी चोट होती है, स्ट्रेन हम जिससे पहले पढ़ा हमने वो हमारी टेंडन्स की चोट थी, मांसपेशियों की चोट थी, जो वहाँ पर खिंचाव होता है। बात करें स्प्रेन की तो ये हमारी लिगामेंट की चोट होती है, जिसे हम मोच बोलते हैं। ठीक है, ठीक, यह स्नायु बंधन के अत्यधिक खिंचाव या फटने के कारण होता है। घुटनों, टखनों और कलाइयों, जहाँ जहाँ हमारे जोड़ होते हैं दोस्तों हड्डियों के, वहाँ पर ही हमें मोच आती है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा होती है। ओके, अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा अब्रेजन। ठीक है, अब्रेजन का मतलब होता है दोस्तों क्या, घर्षण होता है। अब्रेजन का मतलब क्या होता है, घर्षण या खरोंच भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, अब्रेजन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके सामने पुटअप होता है दोस्तों। तो क्या होता है अब्रेजन, यह त्वचा पर लगने वाली एक सतही चोट है। जब कोई चीज़ त्वचा से रगड़ती है, त्वचा और खुरदुरी सतहों के बीच घर्षण होता है। वह क्षेत्र जहाँ हड्डियाँ त्वचा के करीब होती हैं आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कोहनी और घुटने, या अलग अलग डिग्री के होते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों डिग्रीज के हो सकते हैं। अब्रेशन भी आपके 3rd डिग्री तक जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब अगर बात करें, इट इज़ सुपरफिशियल इंजरी टू द स्किन व्हेन समथिंग रब्स अगेंस्ट इट। ठीक है, यानी कि सतही चोट है जबकि किसी चीज़ से हमें रगड़ लग जाए, जैसे आप चल रहे हो, दीवार पे आप रगड़ गए, है ना, शरीर पे आप गिर गए, तब आपकी स्किन छिल गई, है ना, जहाँ पर हड्डियाँ नज़दीक होती हैं हमारी स्किन के पास, वहाँ की ये अब्रेजन चोट होती है। ठीक है, प्राथमिक उपचार की बात करें इसकी, तो चोट लगे वाले स्थान पर ठंडे पानी से धोना चाहिए। इसके बाद उसमें एंटीसेप्टिक लगा दो, एंटी टेटनस का इंजेक्शन दे देना चाहिए। हल्की फुल्की ड्रेसिंग भी आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें हल्का फुल्का ब्लड आता है दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब्रेजन के बाद बात करें तो अब्रेजन के बाद आता है हमारा लैक्रेशन। ठीक है, लैक्रेशन मतलब होता है पंगु बनाना। क्या होता है पंगु बनाना, लैक्रेशन का मतलब, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज में से। इट इज़ द टीयरिंग ऑफ द स्किन विच रिजल्ट्स इन एन इरेगुलर कट। इट इज़ कॉज्ड बाई शार्प स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यानी कि यह त्वचा के फटने के कारण, ठीक है, अनियमित कट लग जाए, आपका त्वचा आपकी फट जाए, उसमें अनियमित कट लग जाए, या तेज खेल उपकरण के वजह से आपको कहीं पर कट लग गया, है ना, तेज़ मतलब हो गया कि शार्प, एकदम पैना जिसको बोलते हैं, उस चीज़ से आपके कट लग गया, तो इसको हम लैक्रेशन बोलते हैं। ठीक है, पंगु बनाना। नेक्स्ट अगर बात करें इसके उपचार की, तो घाव पर दबाव डालकर रक्तस्राव को रोकें। ठीक है, प्रेशर डाल करके हम ब्लड को बहने से रोक सकते हैं। इसे हृदय के स्तर से ऊपर रखा चाहिए, हार्ट लेवल से ऊपर रखें ताकि ब्लड फ्लो कम हो, तो उसमें से खून जल्दी बहना बंद हो जाए, ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से हो जाए वहाँ पर। क्षेत्र को गुनगुने पानी से धोएं, और बहुत ही ज़्यादा है तो फिर आप डॉक्टर से मिलें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंसीजन। ठीक है, ये जितने भी आपके टर्म्स हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इंसीजन मतलब होता है चीरा। क्या होता है, चीरा। ठीक है, इट इज़ स्मूथली कट स्किन वाउंड मेड बाई अ शार्प स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्पाइक्स। इन दिस टाइप ऑफ कट यूजुअली ब्लड कम्स आउट फ्रीली। ठीक है, यानी कि यह किसी तेज खेल उपकरण, स्पाइक्स आदि द्वारा बनाया गया आसानी से काटा जाने वाला त्वचा का घाव होता है दोस्तों। इस प्रकार की कट में आमतौर पर खून खुल कर निकलता है, अच्छे से खून बहता है इसमें। ठीक है, जब इंसीजन होता है, चीरा होता है। प्राथमिक उपचार की बात करें, खून को रोकें प्रेशर से, घाव को साफ करें, घाव में गंदगी और कीटाणुओं से दूर रखने के लिए उसे रुई का टुकड़ा रख दें, है ना, और तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त कर लें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा बोन इंजरी। अब यहाँ से भी आपके सामने क्वेश्चन आते हैं। हड्डियों की जो चोटें होती हैं ना, वहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो कितने टाइप्स के यहाँ पर आपके बोन इंजरीज होती है आपके सामने दोस्तों। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंपल फ्रैक्चर। पहले की बात कर लें हमारा सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर क्या होता है, अ ब्रोकन बोन इज़ अ सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ वाउंड। ठीक है, साधारण फ्रैक्चर क्या होता है, घाव के अभाव में शरीर एक हिस्से से हड्डी टूट जाना। सिंपल
फ्रैक्चर दोस्तों एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जहाँ हड्डी एक हिस्से से टूट जाती है और किसी प्रकार का आसपास में कोई घाव नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आता है कंपाउंड फ्रैक्चर, यौगिक फ्रैक्चर जिसको बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, त्वचा और मांसपेशियां भी क्षतिग्रस्त होती है। हड्डी तो टूटती है, साथ ही त्वचा भी और उसके आसपास की मांसपेशियां भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, ठीक है। हड्डी आमतौर पर फटी त्वचा से बाहर निकल आती है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, जो भी आपकी स्किन को नुकसान पहुंचता है वहाँ से हड्डी बाहर निकल कर आ जाती है। ये ऐसा होता है आपके कंपाउंड फ्रैक्चर में। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया जाएगा वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी त्वचा को फाड़कर बाहर आ जाती है, तो वह आपका कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है तीसरा दोस्तों हमारा, यानी जटिल अस्थिभंग या फ्रैक्चर। यह एक गंभीर और ख़तरनाक प्रकार का फ्रैक्चर होता है दोस्तों। इसमें ऊंची कूद, पोल वॉल्ट आदि जैसे प्रभाव वाले खेलों में प्रचलित होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्ट्रेस फ्रैक्चर की बात करते हैं। चौथा हमारा है स्ट्रेस फ्रैक्चर, यानी कि तनाव से होने वाला फ्रैक्चर। थकी हुई मांसपेशी तनाव के अधिभार को हड्डी पर पुनर्निर्देशित करती है, जिससे परिणाम स्वरूप एक छोटी सी दरार पड़ जाती है, ठीक है। और यह अति प्रयोग से होने वाली चोट है। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है, जब भी आप एक्सरसाइज पीरियड में होते हैं या कंपटीशन पीरियड में होता है, आप थकान की स्थिति में भी जब आप ज़्यादा लोड लेकर के खेल रहे हैं ना, उस स्थिति में आपकी हड्डियां भी तो आपके साथ इंक्लूड हो रही है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी हड्डियों पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्रैक आता है वहाँ पर, ठीक है। इस वजह से इसको स्ट्रेस फ्रैक्चर बोला जाता है, स्ट्रेस की वजह से। नेक्स्ट है आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, है ना। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम विकसित हड्डियों के कारण बच्चे इस प्रकार के फ्रैक्चर के प्रति अधिकांश संवेदनशील होते हैं या आसानी से झुक जाते हैं या हल्की सी दरार नज़र आती है। मतलब देखो दोस्तों, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मैक्सिमम जो मेनली होता है वो छोटे बच्चों को होता है, ठीक है। छोटे बच्चों की हड्डियां मुलायम होती हैं, डेवलपमेंट की स्टेज पे होती हैं, वो ग्रोथ कर रही होती हैं, इस वजह से मुलायम होती हैं, तो उनको गिरने से, है ना, गिरने से या सही तरीके से उठने बैठने का उनका पोस्चर अगर गड़बड़ है तो मुड़ सकती हैं हड्डियाँ, जिसकी वजह से वहाँ पर क्रैक आ जाता है या दरार आ जाती है, ठीक है। छठा पॉइंट है दोस्तों कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियाँ 3 या अधिक टुकड़ों में टूटती हैं। कम्युनिटेड का मतलब होता है हड्डियाँ 3 या उससे अधिक हिस्सों में टूट जाए। एक ही हड्डी आपकी 3 टुकड़ों में या उससे कई टुकड़ों में बढ़ जाए तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। सातवां है आपका इम्पैक्टेड फ्रैक्चर दोस्तों। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या कह रहा है, इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर द शैटर्ड ऑफ fragmented pieces of broken bone enters into another bone under the influence of an impact, ठीक है। इस प्रकार के फ्रैक्चर में किसी प्रभाव में टूटी हुई हड्डी के टूटे हुए टुकड़े दूसरी हड्डी में प्रवेश कर जाते हैं। देखो होता क्या है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, इम्पैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में इम्पैक्ट डालना, प्रभाव करना, है ना, इसीलिए इसको इम्पैक्ट फ्रैक्चर बोला गया। एक हड्डी टूटी, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको चोट लगी, आपकी एक हड्डी टूटी, वो इतनी तीव्र गति से टूटी कि वो टूट करके दूसरी हड्डी को तोड़ दी जा करके, मतलब एक हड्डी ने दूसरी हड्डी को नुकसान पहुंचाया टूटने के बाद, उसी को बोलते हैं दोस्तों इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। है उस टूटी हुई हड्डी के टुकड़े आपकी दूसरी हड्डी में प्रवेश कर जाएं तो वही आपका इम्पैक्टेड फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर अनुप्रस्थ फ्रैक्चर, यानी कि जब हड्डी पर समकोण पर बल लगाया जाता है तो हड्डी में अनुप्रस्थ फ्रैक्चर या ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एट राइट एंगल टू द बोन, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर अकर्स अ बोन, ठीक है। जब आप राइट एंगल पर क्या होता है, एक फोर्स जनरेट हो, समकोण पर बल लगाया जाता है, तब इस प्रकार का फ्रैक्चर होने का चांस होता है, ठीक है। आखिरी आपका है ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर में मतलब होता है, ऑब्लिक मतलब होता है तिरछा दोस्तों, ठीक है। तिरछा फ्रैक्चर में यह एक तिरछा फ्रैक्चर है, और ये कब होता है दोस्तों, जब हड्डी पर समकोण के अलावा किसी अन्य कोण पर बल लगाया जाता है। जब आपकी एक बोन पे राइट एंगल तो लग रहा हो, लेकिन उसके अलावा भी कोई अदर एंगल लग जाए तो क्या होता है, तिरछे प्रकार का फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा बोन इंजरी, ठीक है। बोन इंजरी की बात करें, बोन इंजरी तो पड़ी रहता है, हड्डियों की चोट, वही पढ़ा हमने। 9 प्रकार के फ्रैक्चर्स देख लिए दोस्तों। इन फ्रैक्चर में से आपको क्वेश्चन 110% देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर नहीं पूछता है आजकल, ठीक है। सिंपल पॉइंट में क्वेश्चन पूछना बंद कर चुका है पेपर,
ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ को, इसलिए आपको थोड़ा सा डीपली, थोड़ा सा कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे इसलिए इनको क्वेश्चन ना बना करके मैंने इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल बनाया है, ठीक है, ताकि इनके बारे में आपको सही नॉलेज हो। हम कंफ्यूज हो जाते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर और कंपाउंड फ्रैक्चर के बीच में। अगर उसकी थ्योरी आपको पता है कि इम्पैक्टेड का मतलब आपको पता है तो उस चीज़ को आप क्लियर कर सकते हो। भाई इम्पैक्टेड का मतलब जैसे मैंने आपको बताया ही था अभी कि किसी चीज़ को इम्पैक्ट करना, अब एक हड्डी टूट गई है तो उसके टुकड़े दूसरी हड्डी में घुस गए, वो दूसरी हड्डी पे भी प्रभाव डाल दिए। इस तरीके से आपको थ्योरी बनाने का मतलब है ताकि आप आने वाले क्वेश्चंस पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके फर्स्ट एड की। जो भी फ्रैक्चर होता है उसके फर्स्ट एड, उसके प्राथमिक चिकित्सा में क्या चीज़ें होती हैं दोस्तों। सबसे पहले आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फ्रैक्चर। हमें क्या करना चाहिए, फ्रैक्चर की सटीक स्थान की पहचान करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, कहाँ पर हुआ एक्चुअली में। कीप द फ्रैक्चर लिम्ब इन स्टेबल पोजीशन, टूटे हुए अंग को स्थिर में रखना है, उसमें मूवमेंट नहीं करनी है। द पेशेंट शुड बी लिफ्टेड इन सच अ वे दैट द इंजर्ड डजंट बेंड, ट्विस्टेड और डिस्प्लेस्ड। मरीज को इस तरह उठाया जाना चाहिए कि घायल व्यक्ति मुड़े मड़े या विस्थापित ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी पॉइंट है इसमें, मरीजों को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना। तो आप सबको ये चीज़ें पता ही होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमारी जोड़ों की चोटें यानी कि जॉइंट इंजरीज, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा ही हमारे इसके 100%। जितने भी टॉपिक अभी तक मैंने ये कवर कराए हैं आज की स्लाइड में दोस्तों, हर स्लाइड से एक दो स्लाइड को छोड़ दो बीच में, ठीक है, तो हर स्लाइड से आपको एक एक दो दो क्वेश्चन मिलेंगे आपके पेपर में, इसलिए, ठीक है। चलो जॉइंट इंजरीज की बात करें तो जॉइंट इंजरीज क्या होती है। जॉइंट इंजरीज यूजुअली अकर इन द कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, they tend to be a grave nature as the joints and the bones they connect tend to disconnected। यानी कि जोड़ों की चोटें आमतौर पर संपर्क खेलों में होती है, ठीक है। जो जॉइंट्स की चोट होती हैं वे गंभीर प्रकृति के होते हैं क्योंकि जो जोड़ और हड्डियां को जोड़ते हैं वे अलग हो जाते हैं। जॉइंट्स जो आपकी हड्डियों को आपस में जॉइंट करते हैं वो इस प्रकार की चोटों में अलग हो जाते हैं। मेनली कहा जाए तो आपके लिगामेंट्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। जोड़ों का विस्थापन किस टाइप्स के होते हैं। देखो, जोड़ों का विस्थापन मुख्य रूप से अचानक आघात के कारण होता है जिसे जोड़ अपनी सीमा से आगे बढ़ जाता है, संयुक्त चोटों का विकार है, ठीक है। डिसलोकेशन, अब पहली जॉइंट की इंजरी क्या है हमारी, डिसलोकेशन। अब डिसलोकेशन कहाँ कहाँ होता है दोस्तों। डिसलोकेशन मेनली होता है हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में दोस्तों। किसमें होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ होता है दोस्तों हमारे, बॉल एंड सॉकेट, मेनली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो मेनली जो होते हैं वो आपके दो जगह होते हैं, आपके शोल्डर में और आपके हिप जॉइंट में, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपके जॉ में भी डिसलोकेशन होता है, ठीक है। देखो मैंने बात करी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दो जगह पे होते हैं, एक आपके शोल्डर में एक आपके हिप में, लेकिन डिसलोकेशन इन दोनों में तो होता ही है, आपके शोल्डर में भी होता है और हिप में भी होता है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ डिसलोकेशन और कहाँ कहाँ पे होता है बॉडी में, आपके जॉ में होता है, जबड़े में, शोल्डर जॉइंट मैंने बताई दिया, हिप जॉइंट मैंने बताई दिया, साथ ही रिस्ट जॉइंट में भी आपके डिसलोकेशन होता है। और ये आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम पेपर में, आपसे पूछ लिया जाता है कि डिसलोकेशन कहाँ कहाँ होता है, तो हमारे दिमाग में बस दो ही चीज़ घूमती, भैया दो ही जगह तो होता है, हमारे कंधों में और हमारे कूल्हों में, हिप में और शोल्डर में। बट यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में अगर आपको रिस्ट जॉइंट और साथ में जॉ दे रहा है तो इनको भी लेते हुए चलेंगे आप, यहाँ भी डिसलोकेशन होता है आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें तो कॉजेज़ ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, यानी कि खेलों से लगने वाली चोटों की क्या कारण होते हैं, ऐसे कौन से रीज़न है जिसकी वजह से हमें चोट लग सकती है। इम्प्रॉपर वार्मिंग अप, बिल्कुल अगर आप सही तरीके से बॉडी को गर्म नहीं करेंगे, वार्म अप नहीं करेंगे तो आपको चोट लगने की संभावना बढ़ेगी। पुअर ट्रेनिंग मेथड्स एंड ड्यूरेशन, एक ख़राब प्रशिक्षण विधि हो और अवधि तो उसकी वजह से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लैक ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी का अभाव, लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक तरीकों का आपका पता नहीं है कैसे चीज़ों को यूज़ करना है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि पोषण की कमी। भाई आप सही तरीके से आप खाना पीना नहीं खा रहे हो और एक्सरसाइज दबा के कर रहे हो लेकिन खाना पीना ढंग से नहीं ले रहे हो, अपना डाइट ढंग से नहीं ले रहे हो, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है आपको। इसकी वजह से भी आपको इंजरीज होंगी, आपके सॉल्ट्स में कमी आ जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स में कमी हो जाएगी, है ना, तो आपको ज़्यादातर खिंचाव आने लग जाएगा बॉडी में। लैक ऑफ गुड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, अच्छी खेल सुविधाओं का अभाव की वजह से भी चोट लगने की संभावना बढ़ती है। बेस्ड ऑन इन कॉम्पिटेंट ऑफिशिएटिंग, पक्षपातपूर्ण या अक्षम कार्यपालन, है ना। लैक ऑफ प्रॉपर रेस्ट, उचित आराम का अभाव हो गया। प्रेशर ऑफ कंपटीशन हो गया, प्रतिस्पर्धा का दबाव,
है ना। फिर केयरलेसनेस ड्यूरिंग स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, खेल गतिविधियों की लापरवाही, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके स्पोर्ट्स इंजरीज़ के कारण है, उसके कॉजेज़ हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 100% आएगा क्वेश्चन, लिख लो मेरी इस बात को। ये जो स्लाइड है ये आपको 10 से 15 क्वेश्चन दे करके जाएगी। अगर इस स्लाइड को अच्छे से प्रॉपर से तैयार कर ले तो यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज़, बचाव की बात हो रही है दोस्तों, अब रोकथाम की बात हो रही है। चोटों की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, वही इम्प्रॉपर वार्म अप था उसको प्रॉपर वे में लाना है, प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए, उचित तरीके से बॉडी को गरमाएं, प्रॉपर कंडीशनिंग एंड प्रिपरेशन, बैलेंस डाइट लेनी है, प्रॉपर नॉलेज एंड स्पोर्ट्स स्किल्स, यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जितने भी बचाव के खेल उपकरण होते हैं उनका यूज़ करना है, ठीक है। प्रॉपर फैसिलिटीज़, अवॉइड ओवर ट्रेनिंग को अवॉइड करना चाहिए, है ना। इम्पार्शियल ऑफिशिएटिंग, ओबेइंग, जितने कारण थे उसका उल्टा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अब बस ख़त्म ही होने वाली स्लाइड दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज़, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बता रहा हूँ इसको। स्पोर्ट्स इंजरीज़ का मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्राइस, माइस, राइस, 3 मिलेंगे, ठीक है। प्राइस, माइस, राइस, अभी तक आपने प्राइस पढ़ा होगा, है ना। प्राइस अमूमन बीपीड वगैरह में ना प्राइस वगैरह ही पढ़ाया जाता है, इसमें P फॉर प्रोटेक्शन, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर एलिवेशन। प्रोटेक्शन मीन्स सबसे पहले चोट लगने से बचाव करना चाहिए, फिर रेस्ट लेना चाहिए, फिर आइस का यूज़ कर सकते हो, दबाव का यूज़ कर सकते हैं, और एलिवेशन उठाने का यूज़ कर सकते हैं हार्ट लेवल से ऊपर का। अब माइस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ माइस का जो फुल फॉर्म होगा, M फॉर मेटाबॉलिज्म, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर एलिवेशन। M फॉर याद रखना है आपको माइस, बाकी सारी चीज़ें प्राइस वाली होंगी, आइस वाली, ठीक है। फिर राइस की बात करें तो राइस में सिंपल चीज़ है, यहाँ पर P हट जाता है, बाकी सारी चीज़ें वही प्राइस वाली होती हैं, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा के लक्ष्य और उद्देश्य की बात। प्रिजर्व लाइफ, ये बिल्कुल जीवन की रक्षा करना है। प्रिवेंट फर्दर हार्म, आगे नुकसान होने से बचाता है फर्स्ट एड हमें, यही इसके लक्ष्य और उद्देश्य है। प्रमोट रिकवरी, पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, जो भी आप कर सकते हो यार, है ना, उसको कर डालो फटाफट। और चलिए इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पर इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।